अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमई के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 का रिमेनिंग पार्ट और लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। जी, हम लोगों ने कल पढ़ा था मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग यूज़र अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल स्टडी किया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है एडिंग यूजर्स टू यूजर ग्रुप। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, किसी ग्रुप के अंदर यूजर को किस तरह से ऐड करना है। टू ऐड यूजर्स टू अ ग्रुप, स्टार्ट द वेब लॉजिक पोर्टल एडमिनिस्ट्रेशन टूल, सी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टूल होम पेज, क्लिक द यूजर मैनेजमेंट आइकन। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन टूल का होम पेज ओपन करना है। वहां पर आपको एक यूजर मैनेजमेंट का आइकन शो होगा, उस आइकन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। द यूजर मैनेजमेंट अपीयर्स ऑन द यूजर मैनेजमेंट होम पेज। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको मैनेजमेंट के होम पेज पे ही शो हो जाएगा सामने ही। क्लिक द ग्रुप लिंक, जैसे कि पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें यूजर का अलग कॉलम बना हुआ था, ग्रुप का अलग कॉलम बना हुआ था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। ऑन द ग्रुप्स पेज, ग्रुप के पेज पे क्लिक द नेम ऑफ द ग्रुप टू विच यू वांट टू ऐड यूजर। ठीक है, आपको वहां पर मल्टीपल ग्रुप्स नजर आएंगे, उसमें से जो एक ग्रुप आपने चूज करना है, ठीक है, उसका नेम सर्च करें और वहां पर आप उस यूजर को ऐड करें। इफ द ग्रुप इज अ सब ग्रुप, अगर वो ग्रुप जो है वो एक चाइल्ड ग्रुप है, क्लिक द एरो आइकन नेक्स्ट टू द पेरेंट ग्रुप टू डिस्प्ले द ग्रुप यू वांट। तो आप क्या करेंगे, जो पेरेंट ग्रुप होगा, मेन ग्रुप होगा, उसके आगे एक नेक्स्ट का बटन होगा। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है तो वहां से आपको मेन्यू आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप इस पेरेंट ग्रुप के साथ रिलेट कर रहे हैं और उनमें से किस ग्रुप में आपने न्यू यूजर को ऐड करना है। ऑन द ग्रुप पेज, उस ग्रुप पेज पे क्लिक द प्लस माइनस आइकन। प्लस का मतलब होता है हमेशा किसी ना किसी यूजर को ऐड करना, और माइनस का मतलब होता है किसी को रिमूव करना, किसी को डिलीट करना। ठीक है, प्लस माइनस आइकन ऑन द ऐड रिमूव, यहाँ देख लें आप लोग, प्लस का मतलब ऐड और माइनस का मतलब रिमूव। ठीक है, यूजर बार, यू मे हैव टू स्क्रॉल द बॉटम ऑफ द पेज टू सी द आइकन, यानी कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा पेज के बॉटम पे आइकन के लिए। आपको ये प्लस माइनस का निशान जो है वो आपको पेज के बिल्कुल बॉटम पे मिलेगा, तो इसके लिए आपको पेज के बॉटम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप यूजर्स को यूजर ग्रुप में ऐड करेंगे लाइक दिस। अगर मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूं तो इसमें क्या है आपके पास, ग्रुप HR। ठीक है, एक ग्रुप है जिसका नाम HR है, और ये देख लें ये आपके पास इंटरफेस होता है सारा, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स BEA वेब लॉजिक पोर्टल। ठीक है, ये एक पोर्टल का आपके पास इंटरफेस शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट टाइप प्रॉपर्टीज सेट टू व्यू फॉर दिस ग्रुप। ठीक है, आप किस टाइप का ग्रुप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, वहां पर फिर आप किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या आप इस तरह सर्च करेंगे। देन ग्रुप नेम इंफॉर्मेशन, ग्रुप नेम जो आपने सेलेक्ट किया है वो है HR। ठीक है, ऊपर भी आपको शो हो रहा है ग्रुप का नेम HR। अब अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के बटन पे क्लिक कर लें। ठीक है, एडिटिंग हो जाएगी। देन प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ पे आपको इस कॉलम में मेंशन होंगी। अब ऐड रिमूव यूजर्स फ्रॉम ग्रुप, अभी जो आपने पीछे प्लस माइनस साइन के बारे में पढ़ा है, अगर आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, ये देख लें, अब आपको पेज के बॉटम पे आना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, प्लस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप एक नया यूजर ऐड करेंगे इस ग्रुप के अंदर, जिसका ग्रुप का नेम क्या है, HR। अगर आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है HR ग्रुप का कोई एक मेंबर आप रिमूव करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? ये सारी एग्जांपल आपकी एक तो पे उसी पिछले वाले स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपको। ऑन द ऐड रिमूव ग्रुप सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है, यहाँ पर फाइंड द यूजर यू वांट टू ऐड टू द ग्रुप बाय क्लिकिंग द लेटर दैट द यूजर नेम बिगिंस विथ। ठीक है, आप यहाँ पर A लिखेंगे तो A से सारे के सारे नाम आ जाएंगे जितने का आपने डाटा स्टोर किया होगा। जाहिर है जब आपने किसी मेंबर को किसी ग्रुप में ऐड करना है उससे पहले आप उसे वहां पर ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम में आप उसका सारा का सारा लॉगिन डालेंगे, सारी की सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके पैरामीटर सब कुछ वहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर उसको सर्च करेंगे तो उसका नेम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ऐड कर देंगे जिस ग्रुप में आप चाहते हैं। ऑप्शनली इन द यूजर नेम फील्ड इंटर द यूजर नेम अ पार्शियल नेम विद एन एस्टेरिक
और जस्ट एन स्टेरिक एंड क्लिक सर्च। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सर्च भी कर सकते हैं। इस सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप स्टेरिक के साथ उसका नेम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपने उसका यूज़र नेम एंटर किया है, और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। इन द लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट दैट अपीयर, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स शो होंगे। ठीक है, उन रिजल्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा नेम्स शो होंगे। कोई एक नेम आपने क्लिक करना है उस यूज़र का जिस यूज़र को आपने किसी ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, सिलेक्ट द यूज़र यू वांट टू ऐड टू द ग्रुप, आप उस यूज़र को सिलेक्ट करें जिसको आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, एंड क्लिक द एरो आइकन टू मूव दोज यूज़र्स इनटू द ग्रुप सर्च रिजल्ट लिस्ट। ठीक है, ग्रुप सर्च रिजल्ट लिस्ट में आप उसको ऐड कर देंगे, उस यूज़र को जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। फिर होगा क्या, ग्रुप सर्च रिजल्ट लिस्ट वो है जिसमें आप किसी यूज़र का रिजल्ट सर्च करना चाहते हैं। आप सर्च बार में नेम लिखेंगे, आपको उसका सारा का सारा डाटा मिल जाएगा कि वो उसका यूज़र नेम क्या है। ठीक है, और वो किस किस ग्रुप के अंदर आपके पास ऐड है। जी, अब आप लोगों से ये वाली इमेज भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जी, ये देखें, अब आप लोग ऐड रिमूव ग्रुप सर्च रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़र नेम का नेम डालेंगे। ये आपके पास सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। सर्च फॉर द यूज़र यू वांट टू ऐड और रिमूव फ्रॉम दिस ग्रुप, आप इस ग्रुप में सर्च करें कि इस ग्रुप में से आपको कौन सा ऐसा यूज़र चाहिए जिसको आपने ऐड या रिमूव करना है। द सर्च रिजल्ट्स एंड करंट ग्रुप यूजर्स विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, आपके पास जो आपने नेम सर्च किया वो पेज के बॉटम पे शो हो जाएगा। टू ऐड अ यूजर, अगर आपने यूजर को ऐड करना है, सेलेक्ट द यूजर नेम एंड क्लिक द राइट एरो। अगर आपने किसी को ऐड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको सर्च करेंगे। यहाँ पर आपने स्टेरिक लिखा, ये आपके पास सारे अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट पे क्लिक करें। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट नेम्स शो होंगे। अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप किसी यूज़र को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टू ऐड अ यूज़र सेलेक्ट द यूज़र नेम एंड क्लिक द राइट एरो। टू रिमूव अ यूज़र सेलेक्ट द यूज़र नेम एंड क्लिक द लेफ्ट एरो। ठीक है, बात समझ आ गई। राइट एरो के साथ आप क्या करेंगे, किसी को ऐड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से नेम सर्च करके नेम को सिलेक्ट करके राइट एरो पे क्लिक करेंगे, वो नेम यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके ग्रुप के रिजल्ट में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने किसी को रिमूव करना है तो उसका नेम सर्च करके आप ये वाला एरो प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो। ठीक है, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा मेंबर। यू मस्ट क्लिक द सेव बटन टू कमिट एनी चेंजेस टू द ग्रुप बिफोर परफॉर्मिंग अ न्यू सर्च और लिविंग दिस पेज। अब आप लोगों ने अगर यहाँ पर कोई काम गलती से परफॉर्म कर दिया, यानी कि किसी गलत यूज़र को आपने ऐड कर दिया या किसी गलत यूज़र को आपने रिमूव कर दिया है, तो आप बैक पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेव आप सिर्फ उस सिचुएशन में करेंगे जब आपको पता होगा कि आपने राइट एक्टिविटी परफॉर्म की है। सेम मेंबर को आपने, मतलब कि राइट मेंबर को आपने किसी ग्रुप में ऐड किया है, और जिस मेंबर को आपने रिमूव करना था उसी को आपने रिमूव किया। ठीक है, जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे आपकी ये चेंजेस परफॉर्म नहीं होगी। तो जब भी आपने ऐसा कोई काम करना है तो उसको ध्यान से पेशेंस के साथ करना है ताकि आप कोई एरर ना आए। क्लिक सेव, अ कंफर्मेशन मैसेज अपीयर बिलो द पेज बैनर। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा, एक कंफर्मेशन मैसेज शो हो जाएगा कि आपका ये यूज़र ऐड हो चुका है। ठीक है, क्लिक बैक एट द बॉटम ऑफ द पेज टू रिटर्न टू द ग्रुप पेज। सेव करने के बाद आप बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने से क्या होगा कि आप अपने पुराने पेज पे यानी कि ग्रुप पेज पे वापस चले जाएंगे। जी, अब हम लोगों ने ये लेक्चर 6 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको आपने 2 पार्टीशंस में पढ़ा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग था, थोड़ा लेंथी टॉपिक था आपका। तो अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ, जो कि है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के ऊपर। आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है और उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग आरपीएम, ये आपका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, पीआरएम स्टैंड फॉर रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है, और फॉर रेड हैट, पी फॉर पैकेज और एम फॉर मैनेजर। आपने इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। इन द अर्ली डेज ऑफ लिनक्स, लिनक्स के स्टार्टिंग डेज में द टारबाल वाज द डिफ़ॉल्ट मेथड फॉर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। जिस वक्त लिनक्स स्टार्ट में आया था, ठीक है, तो क्या यूज़ होता था इंस्टॉलेशन के लिए, टारबाल। टारबाल वो डिफ़ॉल्ट मेथड था जो कि सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया जाता था।
A tarball is an archive that contain file that need to be installed. उस tarball में क्या थी? वो फाइल्स थी जो कि आपको इंस्टॉलेशन के दौरान चाहिए। यानी कि अगर वो फाइल्स ना होती तो आपके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट ना होता। ठीक है, तो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए नेसेसरी उसकी ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली देयर वर नो रूल्स फॉर एग्जैक्टली व्हाट नीडेड टू बी इन द टारबाल। तब कोई ऐसा रूल नहीं था कि टारबाल में कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, नीदर वर देयर आर एनी स्पेसिफिकेशंस ऑफ हाउ द सॉफ्टवेयर इन द टारबाल वाज टू बी इंस्टॉल्ड, और ना ही आपको कोई स्पेसिफिकेशंस दी गई थी कि किस तरह से आपने सॉफ्टवेयर को टारबाल में इंस्टॉल करना है। यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती थी, सब कुछ डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, आप लोगों ने अगर इंस्टॉल करना है तो आपको टारबाल यूज़ करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसमें सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐड होती हैं, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। वर्किंग विद टारबाल वाज इनकन्वीनियंट फॉर सेवरल रीजंस। टारबाल के साथ जो वर्किंग थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, और उसकी क्या वजूहत थी, उसकी डिफरेंट रीजंस थी, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। जी, क्या रीजंस थी उनकी? देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी उस वक्त, जिस वक्त आप ये न्यू न्यू आया था लिनक्स। उस वक्त सारी की सारी सेटिंग्स होती थी, आपको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है। ठीक है, व्हेन यूजिंग टार बाल्स, जब आप टार बाल्स को यूज़ करते थे, देयर वाज नो वे टू ट्रैक व्हाट वाज इंस्टॉल्ड। तो कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे आपको ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। ठीक है, अब तो बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है कि हर स्टेप पे आपको बताया जाता है, डिटेल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लाइक आप कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ना, तो उस सॉफ्टवेयर में वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट करना पड़ता है, डिफ़ॉल्टली कुछ नहीं होता। ठीक है, हर मिनट बाद आपके पास एक स्टेप आता है, वो कहता है कि भई अब इस स्टेप को आप येस करें, एग्री करते हैं तो नेक्स्ट करें, एग्री करते हैं फिर नेक्स्ट करें। वो 1-1 सेकंड के बाद आपको नया-नया स्टेप, उसके बाद जाके इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, कभी आप लोगों ने विंडो की हो या कोई भी न्यू सिस्टम के अंदर कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो तो आपको आइडिया होगा, पहले ये सब नहीं था होता। अपडेटिंग एंड रीइंस्टॉलिंग टारबाल्स वर डिफिकल्ट टू डू। किसी को अपडेट करना या रीइंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा टफ था। आजकल तो आप जिस तरह व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी अपडेट आती है, मैसेज शो हो जाता है, पॉपअप शो हो जाता है कि भई अपडेट आ गई, आप अपडेट कर लें। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते आपको अपडेट करते हुए। ठीक है? या फिर रीइंस्टॉल में अगर कोई एरर आ रहा है, मतलब कि कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। एक तो मेथड होता है अपडेट करने का, ठीक है? वो तब करते हैं जब कोई अपडेशन आई हो। अगर वैसे ही कोई काम यूज़ करते-करते एरर आ गया, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जबकि पहले ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। In some cases, the tarball contained source files that still needed to be compiled. ठीक है, टारबाल के पास कुछ ऐसी सोर्सेज होती थी, कुछ ऐसी फाइल्स होती थी जिनको ज़रूरत थी कंपाइल करने की। In other cases, in other cases, the tarball had a nice installation script. टारबाल क्या रखती थी? एक नाइस इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट रखती थी। स्क्रिप्ट क्या होता है? जिसमें आपको स्टेप्स दिए गए होते हैं। ठीक है, कि ये स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप्स को परफॉर्म करके ये वाली वर्किंग करनी है। In other situations still, the tarball would just include a bunch of files including a readme file। ठीक है, इन सिचुएशंस में क्या होता था कि टारबाल जो है वो आपको कुछ ऐसी फाइल्स देता था जिसमें रीड मी का ऑप्शन होता था। रीड मी में आप फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस फाइल में क्या है। एक्सप्लेनिंग व्हाट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, द एबिलिटी टू ट्रेस सॉफ्टवेयर वाज नीडेड टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉरबॉल। और ऐसी एबिलिटी जिससे सॉफ्टवेयर को आप, मतलब उसकी जितनी भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस का मतलब है कि वो चीज़ें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनको आप ओवरकम करेंगे। द रेड हैट पैकेज मैनेजर PRM इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिज़ाइन टू फुलफिल दिस नीड। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड था जिसको डिज़ाइन किया गया था नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, NRPM इज़ बेसिकली एन archive फाइल
सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप लोगों की कहाँ पर थे हम? जी, इन अदर सिचुएशंस स्टिल द tar bar वुड जस्ट इंक्लूड अ बंच ऑफ फाइल, ठीक है? यानी कि आपको कुछ ऐसी फाइल्स चाहिए होती थी जिनमें आप लोग उसको रीड कर सकें। द एबिलिटी टू ट्रेस सॉफ्टवेयर वाज नीडेड टू ओवरकम द एडवांटेजेस ऑफ टॉरबल, ठीक है? डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए था। द रेड हैट पैकेज मैनेजर इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स डिजाइन टू फुलफिल हिज नीड, ठीक है? उसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स थे जो कि आपकी नीड को फुलफिल करते थे। जिस तरह का सिस्टम आपको चाहिए था उस तरह का सिस्टम आपको प्रोवाइड करते थे। NRPM इज archive सॉरी बेसिकली एन archive फाइल एक ऐसी फाइल थी। इट इज क्रिएटेड विद द CPIO कमांड, ठीक है? एक CPIO कमांड के साथ क्रिएट किया जाता था उसको। हाउएवर इट्स नो ऑर्डिनरी archive with RPM there is also metadata describing what is the package and where those different files should be installed, ठीक है? मेटाडाटा होता है जिसमें आपका डाटा कंप्लीट पड़ा हो, ठीक है? उसमें आपका डाटा डिटेल के साथ पड़ा हो। तो इसमें वो पैकेज होते थे जिसमें आपने डिफरेंट फाइल्स को इंस्टॉल करना होता था। बिकॉज RPM इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्या था? RPM जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, इट इज़ इजी फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर टू क्यूरी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन इट। यानी कि जब से PRM आया था ना, आप लोगों के लिए इजी हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इजी हो गया था कि वो क्यूरी को देख सके, ठीक है? कि वो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और एक्चुअली वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, ठीक है? आप लोगों को जब भी कोई एरर आता है ना, उसको रिमूव करने के लिए एरर की अबाउट डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेटा पैकेज हैंडलर्स। अब आपने मेटा पैकेज को किस तरह से हैंडल करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इवन थ्रो RPM इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। RPM जो एक अच्छा स्टेप था सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, देर इज स्टिल वन इनकन्वीनियंस डेट मस्ट बी डेल्ट विद सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। अभी भी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंडेंट था। इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं थी आई। टू स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर, एक अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए, मैनी प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन लिनक्स यूज लाइब्रेरीज एंड अदर कॉमन कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय अदर सॉफ्टवेयर पैकेज। मीन्स कि लिनक्स को एक बेहतरीन सिस्टम बनाने के लिए बहुत से कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया था और डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ किया गया था, ठीक है? यानी कि सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे पैकेजेस प्रोवाइड किए गए थे जिनको यूज़ किया गया था लिनक्स को एक बेहतरीन सिस्टम बनाने के लिए। डैट मीन्स टू इंस्टॉल पैकेज अ पैकेज ए, पैकेज बी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, ठीक है? इंस्टॉलेशन के लिए पैकेज ए था और उसको मतलब कंटिन्यू रखने के लिए पैकेज बी था। दिस वे ऑफ डीलिंग विद सॉफ्टवेयर इज नाउन एज अ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। इस वे ऑफ डीलिंग को आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी कहना है, ठीक है? यानी कि सॉफ्टवेयर ए जो है वो सॉफ्टवेयर बी पैकेजेस के ऊपर डिपेंडेंट था। इनकी डिपेंडेंसी की वजह से ही इनकी जो वर्किंग थी वो परफॉर्म हो रही थी और ये एक अच्छा सिस्टम बनेगा, ठीक है? यही कंसेप्ट था कि इन चीज़ों को यूज़ करके लिनक्स जो है वो एक अच्छा सिस्टम बन जाए, जैसे कि अब बन चुका है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। थ्रो वर्किंग विद कॉमन कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर पैकेजेस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के साथ वर्किंग जो कि दूसरे पैकेजेस की वजह से हमें प्रोवाइड किए गए थे, वो एक अच्छा इनकलाब था, अच्छी चेंजिंग थी। इवन इफ ओनली फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अपीयरेंस of a Linux distribution, in practice doing so could lead to real problems, ठीक है? यानी कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि बिल्कुल रियल थी, एरर्स थे ऐसे, कुछ क्यूरीज थी ऐसी जो कि आप लोगों की काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई थी इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद, ठीक है? इमेजिन, तसव्वुर करें, एन एडमिनिस्ट्रेटर हु वांट्स टू इंस्टॉल अ गिवन पैकेज डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। इमेजिन करें कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि क्या करना चाहता है, इंटरनेट से किसी एक पैकेज को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना चाहता है, ठीक है? डाउनलोड एक अलग कंसेप्ट है, इंस्टॉल एक अलग कंसेप्ट है। डाउनलोड से इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके बाद भी अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको उसका सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी डाउनलोडेड के बाद भी इंस्टॉलेशन के लिए। इट्स पॉसिबल डैट इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दिस पैकेज, अगर आप उस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटर वुड फर्स्ट हैव टू इंस्टॉल सेवरल अदर पैकेजेस, ठीक है? अगर आप उस एक पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके साथ कुछ मज़ीद फाइल्स भी होंगी जिनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो
क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप किसी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ मोस्टली कुछ और सेटअप्स भी होते हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं। बैकएंड पे वो वर्क कर रहे होते हैं, आपको उन फाइल्स के साथ दूसरी फाइल्स भी आपको ज़रूर चाहिए होती हैं, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करता। ठीक है? दिस वुड बी इंडिकेटेड बाय द इनफेमस फेल्ड डिपेंडेंसीज मैसेज। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको वही बात होगी कि फेल्ड का मैसेज आ जाएगा, आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। समटाइम्स द सिचुएशन कैन गेट सो बैड, इसीलिए कभी-कभी सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी हो जाती है, बहुत गलत उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, दैट अ रियल डिपेंडेंसी हेल कैन अकर वेयर। तो वो रियल डिपेंडेंसी वहाँ पे अकर नहीं होती, ठीक है? मीन्स कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो आपको वो दोनों चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तब ही वो सिस्टम विदाउट एनी एरर काम करेगा। आफ्टर डाउनलोडिंग ऑल ऑफ द मिसिंग डिपेंडेंसीज, जो उसमें चीज़ें मिसिंग हैं उनको आप डाउनलोड करेंगे। उनको डाउनलोड करने के बाद ईच ऑफ द डाउनलोड पैक, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद ही आप सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे। अब हमारे पास है क्रिएटिंग योर ओन रिपोजिटरीज, ठीक है? कुछ ऐसी रिपोजिटरीज हैं जिनको आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? इफ़ यू हैव अ रेड हैट सर्वर इंस्टॉल्ड, अगर आपके पास रेड हैट सर्वर इंस्टॉल है, दैट डजंट हैव एक्सेस टू द ऑफिशियल RHN रिपोजिटरीज, ठीक है? आपके पास रेड हैट सर्वर इंस्टॉल है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते रिपोजिटरीज को। यू विल नीड टू सेट अप योर ओन रिपोजिटरीज। देखिए, जब आप लोग कहीं पे भी काम करने जाएँगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट मिलेंगी, लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपनी एक प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी आप जाएँगे ना, आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर पे या रेड हैट पे काम करते हैं, तो आपको एक अपनी रिपॉज़िटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है? This procedure is also useful if you want to copy all of your RPM to a directory। ये प्रोसीजर आपका इसलिए भी यूज़फुल होगा अगर आप अपना RPM का सारा डाटा जो है वो अपनी डायरेक्टरी में स्टोर करना चाहते हैं, एंड यूज़ दैट डायरेक्टरी एज अ रिपोजिटरी, और इस डायरेक्टरी को आप एज अ रिपोजिटरी यूज़ करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 4.1 डिस्क्राइब हाउ टू डू दिस। ये एक्सरसाइज जो है वो क्रिएटिंग का सारा मेथड बताएगी आपको किस तरह से आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। Setting up your own repository. In this exercise, you will learn how to set up your own repository and mark it as a repository। ठीक है, कैसे आप अपनी एक रिपोजिटरी बनाएंगे और उसको मार्क करेंगे। फर्स्ट यू विल कॉपी ऑल ऑफ द RPM फाइल्स, ठीक है? आपके पास जितने भी RPM फाइल्स हैं उनको आपने पहले क्या करना है, स्टेप क्या है फर्स्ट, कि आपने RPM फाइल्स को कॉपी करना है, ठीक है? फ्रॉम द रेड हैट इंस्टॉलेशन DVD, यानी कि उस DVD से जिसमें रेड हैट का सेटअप पड़ा हुआ है, टू अ डायरेक्टरी दैट यू विल क्रिएट ऑन डिस्क, उस डायरेक्टरी में जो कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ यू विल इंस्टॉल एंड रन द क्रिएट रेपो पैकेज एंड इट्स डिपेंडेंसीज। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? उसको क्रिएट करना पड़ेगा और उसको रन भी करना पड़ेगा। यानी कि पहले तो आप सोचेंगे कि आपको इसके लिए कोई एक पैकेज चाहिए, उसके बाद आप उसको क्रिएट करेंगे, फिर आप उसको इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, दिस पैकेज इज यूज टू क्रिएट द मेटा डाटा, यानी कि ये इस्तेमाल होगा एक मेटा डाटा क्रिएट करने के लिए। मेटा डाटा वो होगा जिसमें आपके डाटा की सारी डिटेल होगी, ठीक है? दैट यम यूजेस व्हाइल इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर पैकेज। इस डाटा को आप यूज करेंगे जब आप किसी सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? डाटा आपने अपने पास सेव रखना है, स्टोर रखना है। जब आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपने उस डाटा को यूज़ करना है। व्हाइल इंस्टॉलिंग द क्रिएट रेपो पैकेज, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे ना रेपो पैकेज को, यू विल सी दैट सम डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स हैव टू बी हैंडल्ड एज वेल। तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि डिपेंड कर रही थी आपकी वर्किंग के ऊपर, वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? और आपका सिस्टम हैंडल हो जाएगा आप लोगों से। यानी कि आप लोगों ने ये स्टेप क्या करना है, अपनी रिपोजिटरी बनाने से आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी कि अब आप इजीली उस सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है? यूज mkdir repo टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, ठीक है? डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए ये वर्ड आप यूज करेंगे, दैट यू कैन यूज एज अ रिपोजिटरी इन द रूट ऑफ योर सर्वर फाइल सिस्टम। अपने सर्वर फाइल सिस्टम के अंदर आप रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए, अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आप किस वर्ड को यूज करेंगे, mkdir, ठीक है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको शॉर्ट कीज भी कहते हैं, और
आप इन्हें वो वर्ड्स भी कह सकते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, मतलब कि सेटिंग्स में जाने के बजाय, अब जिस तरह आपका लैपटॉप है, आप वहाँ पर सेटिंग्स में जाके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इनसे इंसान की वर्किंग जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है। इंसर्ट द रेड हैट इंस्टॉलेशन डीवीडी इन द ऑप्टिकल ड्राइव ऑफ योर सर्वर। क्या करना है, आपने अपने सर्वर की जो ड्राइव है आपके पास, डीवीडी ड्राइव, उसमें अपनी रेड हैट इंस्टॉल करनी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट यू रन द सर्वर इन ग्राफिकल मोड, आपने ये एज्यूम करना है कि आप अपने सर्वर को एक ग्राफिकल मोड में रन कर रहे हैं। ग्राफिकल मोड क्या होता है, ग्राफ्स की शक्ल में, जो कि रिप्रेजेंट करने के काबिल हो। द डीवीडी विल बी माउंटेड ऑटोमेटिकली, डीवीडी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली माउंट हो जाती है। यानी कि अगर आप में उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, आप कोई न्यू चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि पिछला डाटा माउंट करके तो मैं इसमें नेक्स्ट वाला डाटा ऐड कर दूं, तो आप लोग उसको यस कर देते हैं, ठीक है। लाइक आपको कोई इमरजेंसी में चीज़ चाहिए डीवीडी में या सीडी में, आपकी कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप यही कहेंगे कि इतना प्रोसेस करके बैक जाने से अच्छा है मैं इसको रीसेट कर दूं, मैं इसको माउंट कर दूं, ठीक है। तो आप उस डाटा को स्टॉप करके जो पड़ा हुआ है उसके अंदर न्यू डाटा अपना एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपनी इस वर्किंग को कंटिन्यू भी करेंगे। यूज द CD मीडिया RHEL टैब, ठीक है। CD मीडिया या RHL टैब, ये ऑप्शन है आपके पास, आप किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। कमांड टू गो इनटू द माउंटेड डीवीडी, अपनी डीवीडी के की वो कमांड है जो कि आपको डीवीडी में ले जाएगी, ठीक है। डीवीडी के सारे प्रोसेस को फिर आप माउंट करेंगे। नेक्स्ट यूज CD पैकेजेस, उसके बाद आपने CD के पैकेजेस देख लेने हैं, विच ब्रिंग्स यू टू द डायरेक्टरी वेयर ऑल RPM आर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद पैकेजेस देखने के बाद आपकी जो डायरेक्टरी होगी उसमें क्या होगा, आरपीएम के सारे जो उसकी सेटिंग्स हैं, डायरेक्टरी है, वो सारी डिफॉल्ट होगी, ठीक है। नाउ यूज सीपी रेपो टू कॉपी, अब देखें सीपी का मतलब है कॉपी करना, किसी भी डाटा को कॉपी करना तो आपने सीपी यूज करना है। नाउ यूज सीपी रेपो टू कॉपी ऑल ऑफ देम टू द रेपो डायरेक्टरी यू जस्ट क्रिएटेड। अब आप लोगों के पास एक डायरेक्टरी पहले से है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आपने वहां पर अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट की और इस वर्ड को यूज करके सीपी स्टैटिक को आपने क्या किया, अपना सारा का सारा जो उसका डाटा था उसको, जो आपने खुद डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। वंस दिस इज फिनिश्ड, जब आप ये प्रोसेस कर चुकेंगे, यानी कि एक डाटा को दूसरे रिपोजिटरी में ऐड कर चुकेंगे, यू डोंट नीड द डीवीडी एनीमोर, फिर आपको उस डीवीडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डाटा आपने कॉपी करना था वो तो कर लिया है, तो अब आपको डीवीडी की कोई नीड नहीं है, आपने जो काम करना था वो कर लिया है। नाउ यूज CD रेपो टू गो टू द रेपो डायरेक्टरी, ठीक है। अब आपने CD रेपो को क्यों यूज़ करना है, रिपोजिटरी डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए। फ्रॉम दिस डायरेक्टरी टाइप RPM IVH क्रिएट रेपो टैब, ठीक है। आपने एक रेपो क्रिएट करनी है। दिस डज नॉट वर्क एंड इट गिव्स यू अ फेल्ड डिपेंडेंसीज एरर, ये वर्क नहीं करेगा और ये आपको फेल्ड का ऑप्शन दे देगा, एक एरर देगा। क्यों? टू इंस्टॉल क्रिएट रेपो, अगर आपने किसी रेपो को क्रिएट करना है, उसे इंस्टॉल भी करना है, यू फर्स्ट नीड टू इंस्टॉल द डेल्टा एंड पाइथन डेल्टा, ठीक है। यानी कि ये भी एक पैकेज है, पैकेज का नेम है। अगर आप वो आपको एरर देगा, आपकी डिपेंडेंसी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैकेज नहीं है। अगर आपने इस पैकेज को, पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, तो फिर आप वहाँ पे वर्किंग कर सकेंगे। इसलिए पहला नीड यही है कि आप इसे इंस्टॉल करें। यूज RPM IVH डेल्टा फार्म टैब, पाइथन डेल्टा फार्म टैब टू इंस्टॉल बोथ ऑफ देम, ठीक है। इस टैब को यूज करके आप उन दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज RPM IVH क्रिएट रेपो टैब अगेन टू इंस्टॉल द क्रिएट रेपो पैकेज। अब आपने क्या करना है कि उसके जो पैकेज, रेपो का जो पैकेज है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने RPM IVH टैब यूज करनी है। देन वंस द क्रिएट रेपो पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है, जब आपके पास एक रेपोजिटरी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, यूज क्रिएट रेपो विच क्रिएट्स द मेटा डाटा दैट अलाउज यू टू यूज द रेपो डायरेक्टरी एज अ रिपोजिटरी। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपना डाटा क्रिएट करते हैं तो आपको मेटा डाटा, यानी कि डाटा की सारी डिटेल एक फोल्डर में चाहिए होती है। उसके बाद आप उस रिपोजिटरी को अलाउ करते हैं कि वो उस मेटा डाटा को एक्सेस कर सके। दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर लगते हैं इसकी एक्सेसिबिलिटी में। जाहिर है जब आपने किसी एक चीज़ को
हैंडल करना है, उसको एक्सेस करना है, तो वो थोड़ा-सा टाइम लेता है उसके साथ इंटरकनेक्ट करते हुए, ठीक है? व्हेन दिस प्रोसीजर इज़ फिनिश्ड, योर रिपॉज़िटरी इज़ रेडी टू यूज़। जब आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब आपकी रिपॉज़िटरी इस काबिल हो जाती है कि अब आप उसे यूज़ करें। इन शॉर्ट, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक रिपॉज़िटरी बनानी है, ठीक है? जो आपके पास डाटा है बाय डिफ़ॉल्ट आपके डायरेक्टरी में डाटा सेव है, उसको आपने कॉपी करके अपनी रिपॉज़िटरी में सेव करना है, ठीक है? और आप उसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट पैकेजेज़ चाहिए, ठीक है? जब आप उन इम्पोर्टेंट पैकेजेज़ को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप मेटा डाटा वो है जिसके अंदर आपने सारा का सारा डाटा स्टोर किया, उसको आपने कनेक्ट कर देना है अपनी रिपॉज़िटरी के साथ। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा उसके प्रोसेस में, प्रोसेसिंग के बाद आपका क्या होगा कि आपका जब जैसे ही आपका प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा, आपकी रिपॉज़िटरी रेडी टू यूज़ हो जाएगी। फिर आप उसे विदाउट एनी एरर यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। आज के लिए यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफ़िज़।